नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम आपका फेवरेट शो। कुछ किस्से, कुछ बातें, कुछ किस्सों को जानेंगे, कुछ बातें होंगी और इन किस्सों और बातों तक हर बार की तरह हम तक जो पहुंचाती है शख्सियत, हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री सर बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और एक बार फिर से जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ किस्से, कुछ बातें में हमारे जरिए हमारी कोशिश होती है कि आप तक उन तमाम चीज़ों को पहुंचाएं कि जो वर्तमान में तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं और इतिहास उसका आखिर कैसा रहा है। फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में कायम थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर सत्ता हासिल कर ली। ये एक झटका था ममता बनर्जी के लिए। दूसरा बड़ा झटका जो उन्हें उसके बाद लगा वो है पार्टी में टूट का। विधायक साथ छोड़ रहे हैं, अलग गुट बना रहे हैं, सांसद साथ छोड़ रहे हैं, अलग गुट बनाने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन क्या ये हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास आप देखेंगे, ये पहली बार हो रहा है। पार्टियों में टूट पहले भी होती रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस इस टूट से गुजरी है, और जब सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो जनता पार्टी कैसे सत्ता में आई और कैसे उसमें टूट हुई, इन तमाम चीजों को, उन कहानियों को एक बार फिर से सर से जो है समझने की कोशिश करेंगे। सर, यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस शून्य से टीएमसी को शुरू किया और उसे पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ शिखर तक पहुंचाया, उसके बाद जब उसका शिखर से वापसी का दौर जो शुरू हुआ है वो इतना बुरा होगा ये शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। लेकिन क्या ये अभी तक की जो हिंदुस्तान के इतिहास में टूट हुई है पार्टियों के अंदर, ये उनमें सबसे खराब है या सबसे बड़ी है, या इससे भी बड़ी टूट हिंदुस्तान की राजनीति ने देखी है? नहीं, टूट कई बार हुई है, पहली बार नहीं हुई है। पार्टियों में इस तरह की टूट होती रही है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी अचानक हो गया। जैसे मतलब 4 मई को सुबह 8 बजे तक जिन लोगों को ममता जी और अभिषेक बनर्जी में सब कुछ दिखता था कि उनके अलावा देश में कोई नेता नहीं था, अचानक 4 मई को 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद उनको सारी बुराइयां अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में नजर आने लगी। तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया। पहले भी पार्टियां टूटी हैं, नतीजे आने के बाद थोड़ा समय लगता था, उसमें 2-4 दिन लगते थे। फिर बयान एक आध नेता का होता था, फिर एक आध को पार्टी से निकाला जाता था, या एक आध कोई बगावत करता था, फिर कुछ लोग उसके साथ जाते थे। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती थी। इस बार तो एकदम जैसे ताश का महल हो और भरभरा के गिरने लगे, कुछ उस तरह का हुआ कि 80 विधायक जीत के आए और 80 में से 58 विधायक, 60 विधायक एकदम से वो चिट्ठी लिख दी उन्होंने स्पीकर को और उधर चले गए और 20 बच गए इनके पास। ये थोड़ा जल्दी हुआ है, वरना तो पार्टियां पहले भी टूटी हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कुछ घटनाएं बताता हूँ। वैसे तो 1967 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, उसके बाद 69 में जब उन्होंने अचानक अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी को समर्थन कर दिया था, और जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, कांग्रेस ओ बनी और दूसरा तो इंदिरा गांधी में एक तरह से, लेकिन इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी और वो पार्टी उन्होंने एक तरह से तोड़ी। क्या वो उन्होंने पुराने जितने स्टालवार्ड्स थे जो नेहरू जी के ज़माने के, उनसे उनको मुक्ति चाहिए थी ज़्यादातर, तो वो सब मोरारजी देसाई और वो जो दिग्गज लोग थे, वाई.बी. चौहान और सी.वी. गुप्ता वगैरह सब जो है वो सब उधर चले गए। अब जो जैसे टूट अभी हुई है ना ममता बनर्जी कि अभिषेक बनर्जी को सब दोषी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी हारी और अभिषेक बनर्जी सारा ठीकरा अभिषेक बनर्जी से फूट रहा है। हो सकता है अभिषेक बनर्जी कमियां रही हो, गलतियां रही हो, मैं ये नहीं कहता, उनको मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 4 मई के 1 बजे के बाद ये लोगों को एकदम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभिषेक बनर्जी में सारी बुराइयां हैं। उसके पहले अभिषेक बनर्जी भविष्य के नेता थे। ये वही है किस्सा कि 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी चुनाव, और उसके बाद कांग्रेस के जो वो नेता जो इंदिरा गांधी की कोटरी कहे जाते थे, सिद्धार्थ शंकर रे, ब्रह्मानंद रेड्डी, डी.के. बरुआ, उन्होंने संजय गांधी पर आरोप लगाया कि संजय गांधी की वजह से पार्टी की दुर्दशा हुई है, और वो इंदिरा गांधी का साथ छोड़ करके उन्होंने क्या छोड़ा, एक तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने की कवायद की। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी थी तो पूरी कांग्रेस ही उनके साथ चली गई, और इंदिरा गांधी फिर वो विवाद फंसा झगड़े के चुनाव चिन्ह का उसको नाम को लेके,
तो बाद में चुनाव चिन्ह जो दो बैलों की जोड़ी था वो फ्रीज हो गया, और नहीं, दो बैलों की जोड़ी पहले फ्रीज हो गया था 69 में जो विभाजन हुआ था। ये जो गाय बछड़ा था चुनाव चिन्ह वो फ्रीज हुआ, और ये हाथ का पंजा जो अब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो मिला उनको। और वही संजय गांधी जिनकी वजह से जिन पर आरोप लगा करके इन सब बड़े नेताओं ने पार्टी से अलग हुए, इंदिरा गांधी से अलग हुए थे, जैसे आज ममता जी से लोग अलग हो रहे हैं, वही संजय गांधी इंस्ट्रूमेंट बने इंदिरा गांधी की वापसी का। संजय गांधी ने सड़क पर संघर्ष किया, उनकी यूथ कांग्रेस ने संघर्ष किया, जेलों में गए, गिरफ्तारियां दी। बेलछी का जो पूरा जिसका श्रेय दिया जाता है इंदिरा गांधी जी को कि बेलछी गई हाथी पर बैठ करके वहाँ मारे गए थे कुछ लोग, क्या कहते हैं, दलित जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, जिनका नरसंहार हुआ था बिहार में, वो इंदिरा गांधी गई। वो सारा आइडिया उसके पीछे जो है संजय गांधी थे। और संजय गांधी ने फिर 1979-80 के जब चुनाव हुए तो मैक्सिमम टिकट उन्होंने बांटे, और संजय गांधी एक बड़े पावर सेंटर बनकर उभरे। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी के अंदर वो ताकत और वो कुवत है जो संजय गांधी के अंदर थी, कि इंदिरा गांधी के हारने के बाद संजय गांधी और पार्टी टूटने के बाद संजय गांधी ने पूरी पार्टी को एकजुट किया और इंदिरा जी की लड़ाई लड़ी और वापस सत्ता में आए। ये किस्सा बहुत दिलचस्प है सर कि चाहे चौधरी चरण सिंह के बीच में, मोरारजी देसाई के बीच में जिस तरीके की जो है वो संबंध थे, या जैसी उनके बीच में तलखियां थी, उसके बाद जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उसे जो है हवा देने की, फ्यूल थोड़ा देने की कोशिश की, और वो पार्टी से लगे। बीजेपी फ्यूल करती है भैया, कहते हैं ना, कुछ जब ईंधन होगा तभी तो उसमें हम माचिस लगाएंगे। तो फिर वो समर्थन वापस क्यों ले लिया? अब उन्हें संसद तक नहीं जाने दिया। नहीं, समर्थन वापस इसलिए लिया, उसकी कहानी अलग है। क्या हुआ कि कांग्रेस की रणनीति थी, उसको जनता पार्टी की सरकार गिरानी थी, और कांग्रेस को मालूम था अगर जनता पार्टी की सरकार चल गई और जिस एजेंडे पे चल रही थी, पहला गैर कांग्रेस सरकार का प्रयोग था, सारे विपक्षी दल एक पार्टी बन गए थे, जयप्रकाश जी जिंदा थे, और अगर चल गई और ज़्यादा इसके कामकाज की लोकप्रियता बढ़ गई और ये प्रयोग सफल हो गया, तो उसके बाद अगला चुनाव फिर जनता पार्टी जीतेगी, फिर कांग्रेस जो है नेपथ्य में चली जाएगी, खतरा था। तो जितनी जल्दी हो सके प्रयोग विफल हो, उस विफलता को हवा दी जनता पार्टी के अपने झगड़ों ने, नेताओं के अपने झगड़ों ने, और दोहरे सत्ता का सवाल हो, सत्ता की हिस्सेदारी का सवाल हो, या जगह जगह जो है जो तमाम मतभेद थे, उसको जब वो बढ़ने लगे, सतह पे आने लगे, जब मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच ज़बरदस्त मतभेद हो गए और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, ये सब चला किस्सा, तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने एंट्री ली, और उसमें संजय गांधी और राजनारायण जी की जो बातचीत हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जनता पार्टी टूटी और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। जनता दल कैसे टूटा? जनता दल में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और वो भी बड़ी कहानी दिलचस्प है कि जब जनता दल की सरकार बनने वाली थी, जनता दल के 145 के आसपास एमपी आए थे, बाकी और जो क्षेत्रीय दल थे उनके एमपी से तेलुगु देशम, डीएमके, आपका ये था, तब बीजू पटनायक तब जनता दल में ही थे, ये आपका क्या कहते हैं, तेलुगु देशम, डीएमके और लेफ्ट, उस पार्टी की, उस सरकार को तो लेफ्ट ने भी सपोर्ट किया था और बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था बाहर रह करके। असम गण परिषद, ये सब उसके घटक दल थे, तो सब मिलाकर बहुमत हो गया था, सरकार बन गई। जिस वक्त संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था जनता दल की बैठक में, तो संसदीय दल का नेता भी देवीलाल जी को चुना गया। उसके पीछे की पटकथा ये थी कि चंद्रशेखर जी दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, और देवीलाल जी के जो बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, वो चंद्रशेखर जी के साथ थे, जिनका प्रभाव था पूरा लोकदल पर कंप्लीट। तो ये डर था कि अगर शक्ति परीक्षण अंदर हुआ चंद्रशेखर और वीपी सिंह में, तो पूरा का पूरा लोकदल धड़ा जो है, जो चौटाला जी के प्रभाव में है, और जो ज़्यादातर टिकट देवीलाल जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो ज़्यादातर टिकट चौटाला जी ने बांटे थे अपने आधा क्षेत्र में, वो सारे सांसद चंद्रशेखर जी के साथ खड़े हो जाएंगे, और इसका मैसेज बड़ा गलत जाएगा फिर कि पहले दिन ही शक्ति परीक्षण हो गया। भले वीपी सिंह शक्ति परीक्षण में जीत भी जाए, लेकिन एकदम दो फाड़ दिखाई पड़ेगी पार्टी। तो ये चुपके से रणनीति बनाई अरुण नेहरू और इन सब लोगों ने कि पहले देवीलाल जी को पार्लियामेंट्री पार्टी का अध्यक्ष नेता चुनवा दो, तो उसका विरोध तो कोई नहीं करेगा,
चौटाला क्यों करेंगे अपने पिताजी का विरोध? चंद्रशेखर जी का ग्रुप भी मान जाएगा, भाई वीपी सिंह नहीं बन रहे, देवीलाल जी बन जाए। तो ये बहुत गुप्त रणनीति थी। और वीपी सिंह और देवीलाल जी के बीच में ये सहमति बनी कि उसके बाद जब देवीलाल जी को चुन लिया जाएगा तो देवीलाल जी जो है अपनी तरफ से अपने को विड्रॉ करके और वीपी सिंह को कहेंगे ये हमारे नेता हैं और उनको पगड़ी पहना देंगे। वही हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नेता चुन लिया गया देवीलाल जी को। जब देवीलाल जी को बधाई दी गई तो उन्होंने कहा भाई ये वोट जो है वीपी सिंह के नाम पर मिला है, पूरे देश में हम सबने मिल किया है, ये वोट मेरा नहीं वीपी सिंह का है और मैं अपनी तरफ से वीपी सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूँ और वीपी सिंह जो है संसदीय दल के नेता होंगे, उसका समर्थन हो गया। चंद्रशेखर जी नाराज हो गए, वो एकदम बैठक से बाहर निकल आए, उनको लगा ये तो धोखा हो गया, अब हो क्या सकता था। और यहाँ से दरार पड़ी। कमिटमेंट ये हुआ था कि एवज में वीपी सिंह जो है वो देवीलाल जी को गृह मंत्री बनाएंगे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अब क्या हुआ कि देवीलाल जी को गृह मंत्रालय तो मिला नहीं वीपी सिंह की सरकार में, उनको कृषि मंत्रालय दे दिया गया और मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बना दिया गया। तो यहां से देवीलाल जी के मन में एक बात हुई कि बात तो हुई थी, तय हुआ था कि आपको होम मिनिस्ट्री मिलेगी जैसे चरण सिंह जी को मिली थी, वैसे होम मिनिस्ट्री मिले। होम मिनिस्ट्री को नंबर 2 माना जाता सरकार में। और वैसे भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारे जो मार्शल रेसेस हैं जैसे जाट, गुजर, ये जो किसान जातियां हैं, इनको होम मिनिस्ट्री थोड़ी पुलिस वाला महकमा है ना, तो उनको लगता है कि पावर। तो वो झगड़ा संयुक्त मोर्चा सरकार में भी आया था, यूनाइटेड फ्रंट सरकार में, जब कि मुलायम सिंह चाहते थे गृह मंत्रालय, बाद में रंजीत गुप्ता को मिला था, वो कहानी आगे है। उसके बाद देवीलाल जी के मन में दरार पड़ गई। अब उनके बेटे चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी और रंजीत सिंह ये सब लोग एक्टिव थे, उन्होंने देवीलाल जी को ताना दिया कि तो धोखा हो गया आपके साथ। पूरा देवीलाल जी के सारे समर्थकों ने ताना दिया, तो धोखा हो गया। तो वो एक गांठ पड़ गई उनके मन में। और इधर वीपी सिंह ने बना दिया उनको मंत्री। वीपी सिंह के साथ अजीत सिंह भी थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, रामविलास पासवान, ये सब लोग वीपी सिंह के साथ थे। शरद यादव थे तो देवीलाल जी के कोटे के, लेकिन धीरे से शिफ्ट कर गए वीपी सिंह के। अब वो झगड़ा बढ़ता रहा उनके बीच में, जैसे मोरारजी चरण सिंह का झगड़ा बढ़ा था। और झगड़ा बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि बयानबाजी शुरू हो गई, फिर महम कांड हो गया। महम कांड में फिर ओम प्रकाश चौटाला का इस्तीफा करवाना पड़ा चीफ मिनिस्टर पद से, जिसमें बाई इलेक्शन था एक महम विधानसभा का, तो जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे आनंद सिंह डांगी और एक और वो झगड़ा था जयप्रकाश उम्मीदवार थे जनता दल के, जो आज कांग्रेस में है जयप्रकाश। और उनके बीच वहाँ झगड़ा मार गोली वोली चली, काफ़ी हिंसा हुई, उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ पूरे देश में मीडिया में। और वीपी सिंह का प्रेशर हो गया और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला का इस्तीफा दिया गया और हुकुम सिंह को बनाया गया मंत्री, और यहीं दिल्ली के हरियाणा भवन में शपथ हुई थी। उसके बाद देवीलाल जी को मतलब ये सब पूरा खेमा उनका महसूस कर रहा था कि उनके साथ जो है धोखा हुआ। फिर वो उनको जब ज़्यादा बयानबाजी और झगड़े बढ़े तो वीपी सिंह ने देवीलाल जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। जब मंत्रिमंडल से निकाल दिया तो खुल के लड़ाई हो गई। फिर चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी सब एक साथ मिल गए और बोट क्लब पे रैली प्लान हो गई। तो 8 अगस्त को रैली, 9 अगस्त को जो है रैली थी बोट क्लब पे बड़ी, जिसमें काश्याम जी भी थे, चंद्रशेखर थी, देवीलाल जी, पूरा मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ। तब तक जनता दल में ही थे, वो छोड़ा नहीं था। जैसे चरण सिंह जी जब सरकार से बाहर हुए तो पार्टी नहीं छोड़ी थी, वो तो बाद में तो वही इसमें वो सेम कहानी रिपीट हुई करीब करीब। और उसके बाद वो रैली हुई तो 9 अगस्त को रैली थी। रैली के एक दिन पहले वीपी सिंह ने मंडल आयोग की घोषणा कर दी। रामविलास पासवान और शरद यादव जी ने उनको समझाया और मंडल आयोग की घोषणा कर दी, क्योंकि उस रैली में डिमांड उठने वाली थी मंडल आयोग को लागू किया जाए और इसके आधार पर आंदोलन करेंगे पूरे देश में। वो पहले ही कर दिया। वहाँ से मामला एकदम बिल्कुल लाइन डिवीज़न हो गया। और उसके बाद कांग्रेस से फिर कांग्रेस आई, राजीव गांधी थे, फिर कांग्रेस से बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद कहानी पूरी बनी और जनता दल टूटा। जनता दल टूटने के बाद चंद्रशेखर जी कांग्रेस के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बने और देवीलाल जी उसमें गृह मंत्री भी बने, उप प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन वो सरकार भी 4 महीने उसका भी वही किस्सा हो गया, जासूसी वाले मुद्दे पर उनको हुआ कर लिया गया।
समर्थन विड्रॉ कर लिया गया, अब वो सब अलग कहानियाँ हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह राजनीति में पार्टियों का टूटना, बिखरना कोई नई बात नहीं है। फिर जनता दल टूटा तो फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी अलग हो गए, अजीत सिंह जी भी बाद में आगे अलग हो गए, आरजेडी बनी, उसमें से अलग अलग जो पार्टियां समाजवाद के आंदोलन को लेकर जो चली थी वो बनी। और जैसा सर ने कहा कि ये कोई नया नहीं है, इस तरीके का हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो डाउनफॉल एकदम से हुआ उसे लेकर जरूर एक सवाल है, और बिल्कुल बहुत अचानक से हुआ। दूसरा एक और चीज है कि जो मैंने 2 उदाहरण पहले दिए, उनमें जो नेताओं के बीच मतभेद थे वो पहले से ही थे। मोरारजी चरण सिंह के मतभेद जनता पार्टी बनी तब भी थे, इसमें नहीं था। देवीलाल वीपी सिंह के और चंद्रशेखर के बीच पहले से ही इसमें तो सब शरणागत थे ममता जी के सामने, और शरणागत, और वो सब बराबर के कद्दावर नेता थे। मतलब मोरारजी जी का इतिहास था, चरण सिंह का एक फॉलोइंग थी, वीपी सिंह अगर केंद्रीय मंत्री थे, पॉपुलरिटी थी, तो देवीलाल जी का अपना और चंद्रशेखर जी का अपना अलग ऑरा था। यहाँ तो सब ममता बनर्जी के ऑरे से आए थे और एकदम से छोड़ बनर्जी की बात करेंगे, काकोली घोष की बात करेंगे, तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऑरा नहीं था कि ममता बनर्जी से बड़ी उनकी जो है वो छवि रही हो। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूर चौंकाता है, लेकिन कोई टूट पार्टी में हो उसने जरूर, ये कहा जा सकता है कि पहली बार नहीं हुई है, पहले भी भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा होता रहा है। लेकिन ममता बनर्जी इंदिरा गांधी की तरह वो कम बैक करती हैं या फिर नहीं करती हैं, इस पर सभी की जो निगाहें वो बनी रहेंगी। सर बहुत शुक्रिया उन तमाम किस्सों को, कहानियों को हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से होगी आपसे मुलाकात कुछ किस्से और कहानियों के साथ, सर के साथ फिर से जानेंगे उन किस्से कहानियों को। बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।